नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। पढ़ाई तो आपकी झक्कास चल रही है, मज़े कर रहे हो। तो क्या डिस्कस कर रहे हैं हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी को। क्लास सिक्स की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिटी की। क्लास 6 की पॉलिटी की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। आज चैप्टर पहला है, पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है विविधता। विविधता चैप्टर का नाम क्या है? विविधता, डाइवर्सिटी। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी है, चैप्टर का नाम है विविधता। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। पर्पज क्या होगा हमारा? वही पर्पज है यूपीएससी और पीसीएस के लिए तैयार करना है इसको। तो अब यूपीएससी और पीसीएस के लिए बात करेंगे ना। ये जो पॉलिटी की जो एनसीईआरटी है ना, आप है ना 10th तक की पॉलिटी की एनसीईआरटी देख लो। हर चैप्टर में एक या दो वर्ड ही काम के होंगे, ज़्यादा काम की चीज़ें इसमें दे नहीं रखी है। तो इसको मैं डिटेल में बताऊंगा नहीं, बिकॉज कि इसमें कुछ ज़्यादा काम की चीज़ें है नहीं। और जो ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं हैं हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, उसको हम पढ़ेंगे नहीं। फालतू की स्टोरीज वगैरह है, उसको हम पढ़ेंगे नहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? एग्ज़ाम निकालना है, सिलेक्शन लेना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो फालतू चीज़ों पर हम नहीं पढ़ेंगे, फालतू चीज़ों पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, ऊपर ऊपर से जो हमारी काम की चीज़ें हैं वही चीज़ों को देखेंगे, फालतू चीज़ों को हम एंटरटेन नहीं करेंगे। ओके जी, मनोज जी हेलो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा ये देख लो। 6 क्लास की एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर है? पहला विविधता की समझ है, फिर विविधता और भेदभाव, फिर ये 3rd 4th चैप्टर है, ये फिर 5th 7th 8th 9 चैप्टर थे। ये है पूरी 6ठी की एनसीईआरटी में। मैं चाहूँ तो 1 घंटे में ये पूरी क्लास खत्म हो सकती है। 1 घंटे में 6ठी क्लास की पूरी पॉलिटी की देख सकते हैं हम। मतलब इतनी ही काम की चीज़ है इसमें। हर चैप्टर में मुश्किल से 1 और 2 शब्द ही हमारे काम के हैं, परंतु फिर भी हम थोड़ा आराम से देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर ज़्यादा फोकस करेंगे हम। ठीक है जी, समझ में आ गया? चलते हैं आगे। बात करें चैप्टर का पहला नाम है विविधता की समझ। यहाँ पे देखो ये स्टोरीज दे रखी है। जैसे ही आप बुक को ओपन करोगे वहाँ पर आपको ये स्टोरी देखेगी। अब ये स्टोरी हमारे काम की चीज़ नहीं है। हम 6ठी में तो पढ़ नहीं रही है, कोई बैल बुद्धि तो है नहीं, कोई बालक तो है नहीं कि हम ये स्टोरी पढ़ने को बैठेंगे। नहीं पढ़ेंगे, हमारे लिए काम की नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर इसमें भी यही चीज़ यहाँ पे दे रखी है कि विविधता अलग कैसी दिखती है, विविधता में क्या डिफरेंस है, यही चीज़ें दे रखी है। तो इसको भी हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम हमारे काम की चीज़ें वो अलग से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हमारे काम की चीज़ क्या है? हमारे काम की चीज़ है विविधता। विविधता यानी कि डाइवर्सिटी। अब सबसे पहले बात करें, हमारा देश है भारत। हमारा देश है ना विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत एक डाइवर्स कंट्री है। इसमें अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं वाले लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृतियों वाले लोग रहते हैं। तो भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत एक डाइवर्स कंट्री है। आप किसी भी जगह पे जाओ आपको अलग ही कल्चर मिलेगा। आप कहीं पे भी जाओ आपको सब कुछ अलग ही दिखने को मिलेगा। तो भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं विविधता का मतलब क्या है। अभी हम ये कह रहे हैं कि भारत है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है। तो इस विविधता का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? किसे डाइवर्सिटी कहा जाता है? सबसे पहले ये मतलब तो पता होना चाहिए कि हम डाइवर्स कहते किसे हैं, डाइवर्सिटी किसे कहते हैं। तो अगर विविधता की बात करें, आप एग्जाम्पल के लिए कहाँ रह रहे हो? साउथ में रह रहे हो, लाइव फ्रॉम हरियाणा। ओके, हरियाणा की बात करते हैं। जब हम हरियाणा में जाते हैं, हरियाणा का हमें अलग कल्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, पूरा देसी कल्चर देखने को मिलेगा हमें। शुद्धता, जो नेचुरलिटी होती है प्राकृतिक, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है हरियाणा में। गाय भैंस के दूध वगैरह होते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो हरियाणा का एक अलग कल्चर देखने को मिल जाएगा। फिर हम चले जाते हैं कहाँ? साउथ में किसी राज्य में चले जाते हैं, केरल में चले जाते हैं, कर्नाटक में चले जाते हैं, वहाँ पर हमें एक अलग कल्चर देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम महाराष्ट्र में चले जाते हैं, वहाँ पर हमें एक अलग कल्चर, अलग खान पान, अलग रीति रिवाज, अलग प्रकार के कपड़े देखने को मिलेंगे। हम कश्मीर में जाएंगे, हमें वहाँ पर एक अलग संस्कृति सब कुछ देखने को मिलेगा। हम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो भी हमें अलग देखने को मिलेगा। तो भारत के आप किसी भी क्षेत्र में जाओ
उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ अलग देखने को मिलेगा। वहाँ का कल्चर अलग होगा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, खान पान, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही दिखेगा। ठीक है, इसे ही विविधता कहा जाता है। विविधता यानी कि डाइवर्सिटी किसे कहा जाता है? भारत एक डाइवर्स कंट्री है, इसमें हर क्षेत्र में जाओगे वहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। यही डाइवर्सिटी है, यही विविधता है। अलग अलग धर्म है, अलग जातियाँ है, अलग परंपरा है, अलग खान पान है, इसे ही डाइवर्सिटी यानी कि विविधता कहा जाता है। विविधता का मतलब समझ में आ गया? विविधता किसे कहा जाता है? हम सब जो अभी लाइव बैठे हैं, इन सब का भी अलग ही कल्चर होगा। हम सब क्या है? हम सब डाइवर्स है, हमारा कल्चर अलग है, ठीक है, हमारा तौर तरीका अलग है, तो हम सब क्या है? हम डाइवर्स है। तो भारत एक डाइवर्स कंट्री है, भारत में डाइवर्सिटी पाई जाती है। क्लियर है? डाइवर्सिटी, विविधता किसे कहते हैं? समझ हो गया? समझ आ गया पॉइंट? विविधता किसे कहा जाता है? बिल्कुल आसान भाषा में था विविधता का मतलब। अब बात करें कि भारत में हमें हर जगह अलग अलग विविधता दिखाई देती है, तो ये हमारे जीवन को प्रभावित भी करते हैं। भारत में हमें अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें दिखती है, यानी कि विविधता दिखाई देती है, तो विविधता हमारे जीवन को प्रभावित भी करती है, इसका हमारे जीवन पर इम्पैक्ट भी पड़ता है। अब विविधता है वो हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अभी रह रहा हूँ राजस्थान में, अब मेरा मन हुआ मैं नॉर्थ ईस्ट में चला जाता हूँ, असम, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर किसी जॉब के पर्पज़ से चला गया, वहाँ पे मेरे को अलग विविधता देखने को मिलेगी। अब उस विविधता के अकॉर्डिंग मेरे जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। वहाँ का खान पीन है, खाने पीने का जो तरीका है, धीरे धीरे मैं भी खुद में अडॉप्ट करने की कोशिश करूँगा, वही चीज़ें खाऊँगा पीऊँगा, धीरे धीरे उनकी बोली सीखूँगा, उनकी तरह व्यवहार करूँगा, उनकी तरह बातें करूँगा, तो धीरे धीरे क्या होता है, मैं उनके कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश करूँगा। तो ये जो विविधता होती है ना, ये हमारे जीवन को भी प्रभावित करती है। जैसे कल्चर में हम जाएंगे, हमारा जीवन है वो उसी प्रकार पर ढलने की कोशिश करेगा। जिस जगह जाएंगे, जिस परिवेश में हम रहेंगे, उसका इम्पैक्ट है वो हम पर पड़ेगा। तो विविधता है वो हमारे जीवन को भी प्रभावित करती है। बात समझ में आ गई? विविधता क्या होती है और विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है। अगर हरियाणा को कोई व्यक्ति है, वो साउथ में गया तो उसका व्यवहार उसी प्रकार से हो गया, और सेम साउथ का कोई व्यक्ति है, वो नॉर्थ के किसी राज्य में आ गया तो उसका व्यवहार धीरे धीरे उसके अकॉर्डिंग होने लगेगा। तो विविधता है वो इंसान के जीवन को भी प्रभावित करती है। अब एक शब्द इस एनसीईआरटी में दिया हुआ है, विविधता और असमानता। विविधता और असमानता, इसमें क्या अंतर है? विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी, असमानता का मतलब होता है इनइक्वालिटी। इन दोनों में क्या अंतर है, क्या ये दोनों समान है, इसके बारे में बात करते हैं। अभी हमने विविधता के बारे में बात की कि विविधता का मतलब होता है कि अलग धर्म, अलग संस्कृति, अलग रहन सहन, अलग खान पान, ये विविधता है, यानी कि ये क्या है? डाइवर्सिटी है। असमानता क्या होता है? असमानता का मतलब होता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब आप अमीर हो, मैं गरीब हूँ, आप मतलब उच्च वर्ण से आते हो, मैं निम्न वर्ण से आता हूँ, आपका धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है। इस सब की वजह से हमारे बीच में क्या होती है? भेदभाव होता है। इसकी वजह से हमारे बीच में क्या होती है? असमानता उत्पन्न होती है। यानी कि जो असमानता होती है, इनइक्वालिटी होती है, ये किसी आधार पर होती है। गरीबी यानी कि पैसा, इनकम के आधार पर हो सकती है, किसी सोसाइटी के आधार पर हो सकती है, वर्ग के आधार पर हो सकती है, वर्ण व्यवस्था के आधार पर हो सकती है, भाषाओं के आधार पर हो सकती है। तो ये जो असमानता है वो किसी भी आधार पर हो सकती है। अब विविधता और असमानता में अंतर क्या है? जहां हम बात करते हैं विविधता की, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी जाति से हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी धर्म से हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी प्रकार का खाना खाते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इक्वल है। विविधता है वो इक्वलिटी की बात करती है, उसमें चीज़ें अलग अलग होती है। विविधता में चीज़ें अलग अलग हो सकती है, जाति अलग होती है, धर्म अलग हो सकता है, कपड़े अलग हो सकते हैं, चीज़ें अलग अलग हो सकती है, परंतु जो एक चीज़ है, यानी एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति के लोगों के साथ में भेदभाव नहीं करेंगे, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, दोनों सामंजस्य से साथ में रहेंगे, दोनों एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे। एक कल्चर वाले लोग दूसरे कल्चर के लोगों की रेस्पेक्ट करेंगे, एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों की रेस्पेक्ट करेंगे, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों की रेस्पेक्ट करेंगे। यानी कि विविधता में है वो लोग एक दूसरे की हमेशा रेस्पेक्ट करते हैं।
विविधता में कोई किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता है, हमेशा इक्वलिटी की बात होती है, यहाँ पर समानता की बात होती है, यहाँ पर कोऑपरेशन सहयोग की बात होती है। सब एक दूसरे के साथ में मिलके सहयोग के साथ रहने की बात करते हैं, विविधता में एकता की बात करते हैं। और यही बात आती है असमानता की, तो यहाँ पर इनइक्वलिटी हो जाता है, इनजस्टिस की बात आ जाती है, भेदभाव हो जाता है। जब हमारे पर अंग्रेजों का शासन था, जब हमारे पास यूरोपियंस का शासन था, तो वो भारत के साथ में भेदभाव करते थे। भारतीय लोग हैं उनके साथ में वो भेदभाव किया करते थे, भारतीयों को इज्जत नहीं देते थे, उन्हें हीन मानते थे, उनको अपने से नीचा माना जाता था, तो वो भारतीयों के साथ में भेदभाव करते थे। तो विविधता और असमानता में अंतर यही है कि असमानता में भेदभाव होता है, असमानता में लोगों के साथ में इक्वलिटी नहीं होती है, एक दूसरे के साथ में भेदभाव किया जाता है, एक दूसरे को हीन भावनाओं से देखा जाता है। वही बात करते हैं विविधता की, तो दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाता है। सारे रिलीजन है, सारी जातियां है वो साथ में मिलकर बात करती हैं, सब लोग के मिलके साथ में रहते हैं, सारे लोग हैं वो मिलकर साथ में रहते हैं, असमानता में साथ में नहीं रहते हैं। तो ये अंतर है विविधता और असमानता में। असमानता गलत चीज़ है, असमानता है वो नुकसानदायक होती है, विविधता है वो अच्छी चीज़ है। विविधता में आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आप दूसरी संस्कृतियों से सीखोगे, दूसरी संस्कृतियों से समझोगे, अपनी संस्कृति में अगर कोई कमी है तो उसको छोड़ोगे, दूसरी संस्कृति में कोई अच्छी चीज़ है तो उसे अपनाओगे। तो विविधता होना एक अच्छी बात है, असमानता होना एक बुरी बात है। तो ये अंतर है विविधता और असमानता में। आपको विविधता और असमानता में अंतर पता चल गया होगा कि विविधता क्या होती है, असमानता क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई है ना, ये काम की चीज़ें नहीं है। एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, वो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि वो बहुत बेसिक चीज़ है, वो एक स्टोरी टाइप दी हुई है, वो हमारे यूपीएससी की पर्पज से और एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से काम की चीज़ें नहीं है। हमने विविधता और असमानता के बारे में जिक्र किया, इस दोनों का मतलब समझा, विविधता असमानता क्या होती है इसके बारे में बात की। अब हम बात करते हैं जाति व्यवस्था के बारे में। जाति व्यवस्था क्या होती है और गैर बराबरी क्या होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जाति व्यवस्था की। जाति व्यवस्था क्या होती है? जाति व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे एक सिस्टम दिया गया है। पहले भारत में क्या होता था, एक वर्ण सिस्टम हुआ करता था। वर्ण सिस्टम मतलब 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण हुआ करते थे, इनके चारों के अपने अपने काम हुआ करते थे। ब्राह्मण है वो क्या करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, क्षत्रिय है वो लड़ने का काम करेंगे, वैश्य है वो क्या करेंगे, यही काम करेंगे जो व्यापार वगैरह का, शूद्र है वो क्या करेंगे, शूद्र है वो एग्रीकल्चर वगैरह का काम करेंगे। तो ये 4 वर्ण थे। ये जो 4 वर्ण हैं ये अपने काम के अकॉर्डिंग तय करते थे, आपका जो कर्म है उसके अकॉर्डिंग आपको उस वर्ण में रखा जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती गई और जो ये वर्ण व्यवस्था था उसने जाति व्यवस्था का रूप ले लिया। यानी कि जो ऊपरी काम करते थे, जो शिक्षा देने का काम करते थे, उन्हें ब्राह्मण मान लिया गया कि जो भी एजुकेशन देंगे, शिक्षा देंगे, उन्हें ब्राह्मण मान लिया गया। तो ये एक अलग जाति हो गई। उसके बाद में जो लड़ने का काम करते थे उन्हें क्षत्रिय, यानी कि वो एक अलग जाति हो गई। वैश्य थे वो बनिए वगैरह, वो एक अलग जाति हो गई। शूद्र है वो एक अलग जाति बन गई। तो धीरे धीरे ये जो वर्ण व्यवस्था थी इसने जाति व्यवस्था का रूप ले लिया। वर्ण व्यवस्था थी, इसने जाति व्यवस्था का रूप ले लिया। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे थी, जैसा आप कर्म करोगे उस आधार पे आपका वर्ण होगा। तो ये तो एक अलग पर्सपेक्टिव था। फिर धीरे धीरे इसने जो जाति व्यवस्था का रूप लिया, ये एक बुरी व्यवस्था है, क्योंकि इसमें आपने हर एक व्यक्ति को एक जाति में डिवाइड कर दिया है और वो जाति के अकॉर्डिंग ही काम करता है, वो उसके साथ में भेदभाव, इनजस्टिस भी देखने को मिलता है। तो ये जाति व्यवस्था का रूप है, ये बहुत गंभीर मुद्दा बन गया है। वर्ण व्यवस्था तक तो ठीक था मुद्दा, बट ये जाति व्यवस्था के रूप में पूरे मुद्दे पर एक नेगेटिव इंपैक्ट किया है, इसने सबको प्रभावित करके रख दिया है। तो ये तो होती है जाति व्यवस्था। अब ये जाति व्यवस्था होती है, ये किस प्रकार से नुकसानदायक होती है और ये किस प्रकार से असमानता को बढ़ावा देती है। तो देखो, अलग अलग जातियों के लोग होते हैं, आपने देखा होगा कहीं जगह, और हमें मूवीज में भी देखने को मिलता है, और ये हकीकत भी है, कहीं जगह आज भी ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है। वैसे तो बहुत जगह ये बंद हो गया, परंतु फिर भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर कुछ जाति के लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता है। कुछ जाति के लोग होते हैं उनके साथ में असमानता की जाती है। असमानता इन द सेंस, असमानता का मतलब है कि उनको साथ में नहीं बिठाया जाता है, उनको साथ में खाना नहीं दिया जाता है, उनके लिए अलग प्रकार के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। आज भी ऐसा कहीं जगह देखने को मिल जाता है। और ये किसका उदाहरण है? ये है जाति व्यवस्था में जो असमानता होती है उसका उदाहरण है। और ये सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है।
जाति व्यवस्था के अंदर ये जो असमानता की स्थिति है ये गंभीर मुद्दा बन गया है। इसी के खिलाफ तो अम्बेडकर जी ने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, अम्बेडकर जी का मुख्य जो मुद्दे था, मुख्य जो इश्यूज था, मुख्य मुद्दा था वो यही था, असमानता। जाति व्यवस्था से और ये असमानता है, यही उनका सबसे बड़ा मुद्दा था। उनका मानना था कि ये जो जाति व्यवस्था है ना, ये भारत को विकलांग कर देगी, क्योंकि इसमें हर एक जाति के लोगों को अलग अलग तरीके से आपने डिवाइड कर दिया है और उसके अकॉर्डिंग उसको काम दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका एक सिस्टम सेट कर दिया गया है। उनके साथ में इनजस्टिस होता है, उनके साथ भेदभाव होता है, तो वो उससे कभी ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तो ये जाति व्यवस्था का जो सिस्टम है ना, इसने गंभीर परिणाम आए हैं और इसने भारत को एक हद तक विकलांग भी कर दिया है। भारत की ग्रोथ में एक हद तक नुकसानदायक भी साबित हुई है ये जाति व्यवस्था। ठीक है, तो जाति व्यवस्था असमानता को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि अलग अलग जाति के लोग हैं वो दूसरी जाति के लोगों के साथ में भेदभाव करेगी, और ये हर जाति में देखने को मिलता है। जो जाति अपने से नीची जाति किसी को समझेगी, उस जाति के लोगों के साथ में उस जाति के लोग जो जिसको अपने आप को जो अपर कास्ट के लोग मानते हैं, वो निचली जाति के लोगों के साथ में भेदभाव करते आ रहे हैं। आज के टाइम में बहुत कम हो गया, फिर भी कुछ उदाहरण वो देखने को मिल जाते हैं। ये है जाति व्यवस्था की मुद्दा, जो कि एक गंभीर समस्या है और ये असमानता को बढ़ावा देता है, इनजस्टिस जो होती है, अन्याय, उसको भी बढ़ावा देता है। अब इतनी चीज आपके क्लियर हो गई कि जाति व्यवस्था क्या होती है। अब कुछ हमें शहरों में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। शहरों में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। कैसे शहरों में कैसे विभिन्नता देखने को मिलती है? जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, आप किसी गांव में रह रहे हो, ठीक है, और आप किसी शहरों में भी रह रहे हो, दोनों में अंतर होगा। आप किसी शहर में रह रहे हो या आप किसी गांव में रह रहे हो, अंतर क्या होगा? शहर के लोग कहते हैं खुद से खेती नहीं करते हैं, मतलब खुद से वो खेती नहीं करते हैं, वो एग्रीकल्चर के लिए, अनाज के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? गांव के लोगों के ऊपर। गांव के लोग होते हैं वो खेती उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, जो भी अपने पास में एक्स्ट्रा अनाज होता है वो शहर के लोगों को बेच देते हैं। तो ये शहर के जो लोग हैं वो गांव के लोगों पर डिपेंड होता है। अब इनके कल्चर में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, इनके जो कल्चर होता है इन दोनों का, उसमें भी हमें अंतर देखने को मिलता है। शहरी कल्चर हमें अलग देखने को मिलेगा, गांव का कल्चर है वो हमें अलग देखने को मिलेगा। हमें देखने को मिलता है कि शहरों में जो लोग होते हैं वो एकल परिवार रहते हैं, मतलब अब जॉइंट फैमिली देखने को नहीं मिलती है, सिंगल फैमिली देखने को मिलती है। साथ ही साथ में आपस में इनमें मेल जोल कम होता है। एक मकान में आप रह रहे हो तो पास वाले मकान में कौन रहता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना काम करेगा, आप अपना काम करो। ठीक है, 9 to 5 वाली जॉब होती है, सुबह जाते हैं जॉब पर, शाम को आ जाते हैं, इसके अलावा किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता है। किसमें? शहरी, जब हम विविधता के बारे में बात करते हैं कि शहरों के लोगों में क्या खासियत होती है, ये देखने को मिलता है। गांव में आज भी गांव में ज्वाइंट फैमिली देखने को मिल जाती है, आज भी लोग साथ में रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करती है, ये कल्चर हमें आज भी गांव में देखने को मिल जाता है। तो ये विविधता है गांवों में और शहरों में। अगर कोई पूछे कि गांव में और शहरों में क्या अंतर है, तो ये बेसिक चीज़ें ये सबको ऑलमोस्ट पता होती ही है। फिर हमारी एनसीईआरटी में कुछ और चीज़ों के बारे में बात की है, जैसे एक लद्दाख का एग्जाम्पल दिया गया है, दूसरा एग्जाम्पल दिया है केरल का, कि जो भौगोलिक परिस्थितियाँ यानी कि जो ज्योग्राफी होती है ना, वो किस प्रकार से विविधता को बढ़ावा देती है। जो किसी जगह की ज्योग्राफी होती है वो किस प्रकार से बढ़ावा देती है, किसको? विविधता को। अब ज्योग्राफी है वो विविधता को कैसे बढ़ावा देती है? मान लीजिए आप कहाँ ले रहे हो, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया लद्दाख का, तो लद्दाख कहाँ है? ये भारत का है, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे है लद्दाख। ये एक पहाड़ी राज्य है, ठीक है, यहाँ पर हिमालय है, पहाड़ी है, रीजन है, पहाड़ी रीजन है, मतलब यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम लद्दाख की बात कर रहे हैं, लद्दाख की बात कर रहे हैं। लद्दाख में जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पहाड़ी रीजन है, यहाँ पर है ना, इसे एक प्रकार का ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। लद्दाख को एक प्रकार का ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि बारिश बहुत कम होती है, पहाड़ है, उत्तरे ज़्यादा पहाड़ देखने को मिलते हैं, इसलिए खेती देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर ज़्यादातर एग्रीकल्चर नहीं होता है, बहुत कम ऐसे स्थान है वहाँ पर लद्दाख में खेती की जाती है, तो इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। अब यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, खेती बिल्कुल नहीं हो रही है, तो यहाँ का जो कल्चर होगा, यहाँ की जो विविधता होगी, वो भी हमें अलग देखने को मिलेगी। क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी? हम जब लद्दाख में जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लोग है ना, क्या कर रहे हैं, ठंड का मौसम होता है उसे बचने के लिए इसी प्रकार के कपड़े पहन रहे हैं, जिसमें ऊन बहुत ज़्यादा लगी होती है। पश्मीना जो शॉल होती है वो लद्दाख में ही बनती है, ऊनी वस्त्र ये पहनते हैं, ठीक है। जो ऊन के बने हुए वस्त्र होते हैं जिसे पश्मीना वस्त्र कहा जाता है, वो लद्दाख में ही बनते हैं और लद्दाख के लोग होते हैं उसको पहनते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उनके वस्त्र है जो पहनावा होता है वो अलग होता है।
इनका खान पान भी अलग ही होगा। खान पान क्यों अलग होगा? क्योंकि यहाँ पे अनाज की कमी है तो इनका खाने का तरीका अलग होगा। साथ ही साथ में यहाँ पे एजुकेशन कम है, लोग एजुकेटेड कम है, तो ये चीज़ें भी वहाँ पर देखने को मिल ही जाती है। जो वहाँ का कल्चर है वो ज्योग्राफी से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी अलग है, वहाँ की जो कंडीशन है वो अलग है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये लोग खुद को ढाल लेते हैं और इसी के अकॉर्डिंग वहाँ की संस्कृति, वहाँ का कल्चर है वो डेवलप हो जाता है। तो संस्कृति को कौन कौन प्रभावित करता है? जाति व्यवस्था प्रभावित करती है, वर्ण व्यवस्था है प्रभावित करता है, धर्म है वो संस्कृति को प्रभावित करता है, आपकी विविधता को प्रभावित करता है, साथ ही साथ में भौगोलिक परिस्थितियां है वो भी आपकी विविधता यानी कि जो संस्कृति होती है उसको प्रभावित करते हैं। लद्दाख के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, ऊनी वस्त्र पहनते हैं, भारी वस्त्र पहनते हैं, मीट जो होता है मीट उसका सेवन ही ज़्यादा करते हैं। इनकी जो बात करें अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था में किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ज़्यादातर तो टूरिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं इसलिए टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा जो ऊन वगैरह होते हैं उसको बेच के ये अपना जीवन यापन करते हैं, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हुआ करते हैं। तो ये है ना, ऐतिहासिक रूप से भी ये इनका कल्चर अलग ही था। इतिहास में ये हमारा जो सिल्क रूट था उससे जुड़ा हुआ था, इनका जो संस्कृति है वो तिब्बत से जुड़ी हुई है, तिब्बत से थोड़ी मिलती जुलती रहेगी, क्योंकि इनका और तिब्बत के जो लोग हैं उनकी संस्कृति ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि वहाँ दोनों की ज्योग्राफिक कंडीशन सेम है। तिब्बत में भी इसी प्रकार की हमें भौगोलिक परिस्थितियाँ देखने को मिल जाती है, सेम इसी प्रकार की परिस्थितियाँ हमें वो लद्दाख में भी देखने को मिल जाती है। इसी वजह से इन दोनों में समानता भी पाई जाती है। और इसी कारण एक और एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया गया है केरल का। अगर आप केरल में जाओगे तो भी आपको एक अलग ही परिस्थिति देखने को मिलेगी। समंदर के पास वाला राज्य है, इसका मतलब मत्स्य पालन बहुत ज़्यादा होगा। समंदर के पास वाला राज्य है, इसका मतलब मत्स्य पालन ज़्यादा होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ भी ठीक ठाक होगी क्योंकि इसको पोर्ट वगैरह मिल जाते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक होगी क्योंकि इसको पोर्ट मिल जाते हैं। बारिश भी ठीक ठाक हो जाती है, इसलिए अनाज वगैरह भी अच्छा खासा उगा देता है यहाँ पे। तो ये कल्चर है लद्दाख का और केरल का, दोनों का कल्चर है वो अलग अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग है, इस वजह से दोनों का कल्चर भी अलग अलग होगा। वैसे ही आप जंगलों वाले किसी क्षेत्र में चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, वहाँ पर आदिवासी देखने को मिल जाएंगे, तो उनका भी जो इनकी संस्कृति है वो भी भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित है। जैसी आपकी ज्योग्राफी है वैसी आपकी संस्कृति होगी, आपकी जो ज्योग्राफी है वो आपकी संस्कृति को प्रभावित करती है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था, इसमें कुछ और बातें की गई बट वो बातें ज़्यादा काम की है नहीं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिसके बारे में हमने जिक्र कर लिया है। यहाँ पे लद्दाख का एग्जाम्पल दिया गया है। देखो बहुत छोटा चैप्टर था, आपका वो इतना जल्दी कंप्लीट कैसे हो गया? बस इसमें कुछ था नहीं, इन्फॉर्मेशन कुछ थी नहीं। ये लद्दाख के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, वही बात की गई है, बट यूपीएससी में काम की चीज़ है नहीं, ठीक है। सेम चीज़ की है सर, इस चैप्टर का पक्का पीडीएफ भेज देना। हाँ मैं पक्का भेज दूंगा, पीडीएफ पक्का भेज दूँगा। मैं हर चैप्टर का पीडीएफ भेजता ही हूँ, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, हर चैप्टर का पीडीएफ भेजता हूँ। ये केरल के बारे में इन्फॉर्मेशन है तो वो ज़्यादा है नहीं काम की चीज़, बस थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, बस इतना ही था चैप्टर, और कुछ है ही नहीं इसमें, और ना इससे कोई क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन अब मैं क्या ही बनाऊंगा इससे, कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनते इससे, तो मतलब नहीं है। एक दो वर्ड थे, असमानता क्या होती है ये जानना था हमें, विविधता क्या होती है ये हमें जानना था, विविधता असमानता में अंतर क्या होता है ये जानना था, बस इतना ही था इसमें। इट्स IAS ऑफिसर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर। ओके, बस यही चैप्टर था, कंप्लीट करते हैं, कल दूसरा चैप्टर देखेंगे। पॉलिटी में है नहीं, एनसीईआरटी अगर पॉलिटी का आप पढ़ते होगे ना, एक दो वर्ड ही काम के, हर चैप्टर से एक दो वर्ड ही काम के हैं, इसलिए पॉलिटी की एनसीईआरटी ज़्यादा रिकमेंड की नहीं जाती है, परंतु एक दो वर्ड होते हैं उसके लिए रिकमेंडेशन की जाती है। भाई हाँ ना, एक दो शब्द है वो काम के, इसके लिए देख ही लो। बाकी इसमें ज़्यादा आप मतलब आप चाहते हो कि नहीं इससे क्वेश्चन बने या वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने, ये पॉसिबल है नहीं, बहुत काम की चीज़ें है, फालतू चीज़ें इसमें ज़्यादा लिखी हुई है, ठीक है जी। बस यही था, वो कुछ नहीं है। एंड करते चैप्टर को, है ना। अब शाम को मिलेंगे ज्योग्राफी वाले में, ज्योग्राफी बहुत काम की है, काम की देखनी तो ज्योग्राफी के एनसीईआरटी को देखो, उसमें मिलते हैं फिर शाम को। अभी इसको एंड करते हैं, ओके चलो बाय, थैंक यू, ज्वाइन किया आप सबने, बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को मिलते हैं ज्योग्राफी वाले में।